हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ संतोष कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। तो देखिए इस पाठ में पहले तो देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ पाटलिपुत्र वैभवम, यानी ये जो यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है पाटलिपुत्र, इसका मतलब है यानी इसका जो अर्थ बोलिए या नाम बोलिए, यानी ये जो पाटलिपुत्र यहाँ पे लिखा गया है ये क्या है, पटना का पुराना नाम है। तो पहले चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि पटना का यानी जो आज का जो पटना है उसका पुराना क्या क्या नाम है। तो पहले हम लिख लेते हैं पहला पॉइंट में कि पटना के प्राचीन नाम कौन कौन है। मतलब पटना जो आज का शहर है पटना, उसका पुराना नाम क्या क्या है। तो पहले तो अभी एक नाम पढ़ लिए, क्या, पाटलिपुत्र। अच्छा, इसके अलावे पटना का एक और पुराना नाम है जिसको हम बोलते हैं कुसुमपुर। इसके अलावा पटना का एक और नाम है पुष्पपुर। इसके अलावा पटना के एक और नाम है पाटलीग्राम। और पटना का और भी नाम है जैसे कि आजिमाबाद भी बोला जाता है कि पटना का पुराना नाम है। तो ये सब क्या हो गया, पटना का पुराना नाम हो गया। क्या क्या हो गया, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और एक क्या है, पाटलीग्राम। तो अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे कि जो पटना है, जो पटना शहर है, जो आज का पटना है, इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष क्या है, पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पटना के थोड़ी मोड़ी इतिहास के बारे में। हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए पटना का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या हमको यहाँ से जानकारी मिलता है। अच्छा, ये जो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, इसके बारे में यानी पटना के बारे में बहुत सारे बुक लिखे गए हैं, यानी पटना के बारे में बहुत सारे किताबें क्या किया गया है, लिखा गया है। जैसे आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज ने भी पटना के विशेषता के बारे में या पटना के बारे में बहुत सारे किताब लिखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मेगास्थनीज थे ये भारत के नहीं थे, ये कहाँ के थे, यूनान के। तो मेगास्थनीज कौन था, तो यूनान के थे, यानी यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के, या डायरेक्ट बोल दीजिए, जो गुप्त वंश के, या लिख लीजिए डायरेक्ट, चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, दरबार में रहते थे। तो ये मेगास्थनीज के बारे में हो गया कि मेगास्थनीज क्या थे, यूनानी राजदूत थे जो क्या थे, चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक दो बात और आपको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हमको थोड़ा सा राजा अशोक के बारे में भी पढ़ना है, अशोक के बारे में, थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में। और इसके बारे में एक पॉइंट बड़ा फेमस है कि अशोक के समय, राजा अशोक के समय पटना क्या था, धनी था। तो अशोक के समय पटना कैसा था, धनी था। वहीं पे चंद्रगुप्त के समय में, वहीं पे चंद्रगुप्त के समय में जो पटना का रक्षा व्यवस्था था वो क्या था, बहुत मजबूत था। तो दो बात आपको याद रखना पड़ेगा कि राजा अशोक के समय क्या था, पटना धनी था, समृद्ध था, जबकि चंद्रगुप्त के समय पटना का रक्षा व्यवस्था क्या था, बहुत मजबूत था। तो ये बात हो गया कि किसके शासनकाल में पटना क्या था। तो अशोक के समय में धनी था, चंद्रगुप्त के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था, मजबूत था। तो इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हम जो ये इतिहास पढ़ रहे हैं यानी पटना के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा है थोड़ी नहीं कि अपने मन से ही पढ़ रहे, नहीं, इन सबों के बारे में क्या किया गया है, अलग अलग किताबों में लिखा गया। जैसे एक लेखक है जिनका नाम है दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, और एक और लेखक है जिनका नाम है राजशेखर। ये क्या हो गया, लेखक का नाम हो गया राजशेखर। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया है, पटना के बारे में किताब लिखा हुआ।
जैसे दामोदर गुप्त ने लिखा है कुटनी मत खाए, या कुटनी मत खाए भी बोला जाता है, कुटनी मत खाए। और राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है कि काव्य मीमांसा का लेखक कौन है, राजशेखर, या कुटनी मत खावे का लेखक है राजशेखर। मतलब इस दोनों में क्या होता है, बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप लोग एक कहानी सुन लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा है और आपको याद भी हो जाएगा। जैसे देखिए आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को जैसे मालूम है क्या, एक हीरो है, अरे है ना, नाम लिख देते आपको मालूम हो जाएगा। हीरो है जिसका नाम है अजय देवगन, है ना, अजय देवगन। अच्छा, अजय देवगन साहब क्या है, हीरो है, अरे पहचानते होगा भाई। अच्छा, ये हीरो है, बात सही है, लेकिन ये क्या है ना, प्रचार करता है किसका, बिमल पान मसाला का, यानी शिखर गुटखा का बात करता है। अच्छा, इनकी बीवी का नाम क्या है, सबको मालूम होगा शायद, काजोल है। क्या नाम है, काजोल, मान लो कुछ भी है, क से, हमको तो बस सिर्फ क से काम है। उनकी बीवी का क्या नाम हो गया, काजोल। तो अजय देवगन क्या करते हैं, शिखर पान पराग का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, और उनकी बीवी का नाम क्या है, कौशिक। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि जो अजय देवगन साहब है वो क्या करते हैं, शिखर का प्रचार करते हैं, पान मसाला का प्रचार करते हैं, और उनकी बीवी का नाम क्या है, काजोल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि दो ही में कन्फ्यूजन होगा। अगर आपको बोलेगा कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा दामोदर गुप्त और राजशेखर में। तो एक छोटा सा तरीका याद कीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद आगे शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि अच्छा, गुप्त वंश के शासन काल में ही एक त्यौहार होता था। गुप्त वंश के शासन काल में एक त्यौहार होता था जो बड़ा फेमस था। काल में एक त्यौहार होता था जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। क्या नाम है, कौमुदी महोत्सव। अच्छा, कौमुदी महोत्सव के बारे में एक दो बात आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कौमुदी महोत्सव है, पहला बात शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौन सा ऋतु, शरद ऋतु में मनाया जाता था। और किस वंश के शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। अच्छा, और एक ऐसा था दुर्गा पूजा के समान था, यानी दुर्गा पूजा जैसा, मतलब आज का जैसे दुर्गा पूजा होता है ना, तो मेला वेला लगता है, पूरा एकदम माहौल बना हुआ रहता है। और पता नहीं मेला में बहुत कुछ हो जाता है, आपको उससे समझना नहीं है, आप सीधा समझिए कि ये जो कौमुदी महोत्सव था शरद ऋतु में मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में, और दुर्गा पूजा के समान होता था। दुर्गा पूजा के समान मतलब जो आज का दुर्गा पूजा है उसी तरह से क्या होता था, मेला लगता था। तो ये बात हो गया आपका क्या, कौमुदी महोत्सव के बारे में। तो इतना बात आपको याद रखना होगा कि कौमुदी महोत्सव क्या था, कब मनाया जाता था और कैसा होता था। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, मध्यकाल में, मतलब बोल सकते हैं कि जो मध्यकाल था वहाँ पे क्या हो लगा, पटना का पतन होने लगा। मध्यकाल से थोड़ा पहले ही क्या होने लगा, पटना का पतन होने लगा। तो जो ये पटना शब्द है, यानी ये जो पटना शब्द है, यहाँ पे अलग अलग लेखकों का अलग अलग मानना है। जैसे कि कुछ लेखकों का मानना है कि जो पटना शब्द आया है ये पतन से आया। कहाँ से आया, पतन। यानी जब पटना का पतन होने लगा, यानी जब पटना बर्बाद होने लगा, यानी जो पुराना नाम था ना पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, या जो पुराना नाम था वो जब पटना का क्या होने लगा, पतन होने लगा। जब पुराना जो शहर का नाम था ना पाटलिपुत्र, पाटलीराम जो पुराना नाम था, तो जब वो पतन होने लगा तब उसको क्या बोला गया, पटना बोला गया। एक तो ये मान्यता है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का मान्यता यह है कि ये जो पटना शब्द है ये पटन देवी मंदिर से आया है, पटन देवी मंदिर से। तो आपको दोनों बात याद रखना है, लफड़ा में नहीं पढ़ना है। क्या,
कि पटना शब्द आया पतन से या पटन देवी के मंदिर से। तो पटना शब्द क्यों? क्योंकि जब जो पुराना पाटलिपुत्र था ना वही क्या होने लगा, बर्बाद होने लगा, यानी पाटलिपुत्र का पतन होने लगा, तो उसी को क्या बोल दिया गया, पटना। या एक लोगों का मान्यता यह भी है कि जो पटना शब्द आया हुआ है पटन देवी मंदिर से आया। तो आपको दोनों बात याद रखना होगा। अच्छा, अगर आज के ज़माने की बात करें, आज के समय में बात करें, पटना क्या है तो कहने की जरूरत नहीं है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिहार की राजधानी है। अच्छा, उसके अलावा पटना में क्या क्या है? अरे सबको मालूम होगा कि पटना में क्या क्या है। अरे भाई चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? उच्च न्यायालय है, सबको मालूम होगा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है। इसके अलावा सचिवालय है, सचिवालय है। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पे धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारा चीज़ है। धार्मिक क्षेत्र कहने का मतलब धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़, मंदिर उंदिर है। जैसे पटना का महावीर मंदिर बहुत फेमस है, पटन देवी मंदिर हो गया। तो वहाँ पे क्या क्या हो गया? चिड़ियाघर, उच्च न्यायालय, सचिवालय, धार्मिक क्षेत्र है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र भी है। औद्योगिक क्षेत्र कहने का मतलब वहाँ पे बहुत सारे कल कारखाने भी हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो ये सब क्या है? पटना के बारे में हो गया। अच्छा, यहीं पे एक बात आता है कि पटना जो शहर है, पटना जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि पटना शहर के तुलना करके बोला जाता है कि पटना शहर के किस दिशा में गंगा नदी बहता है, तो वो कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा। यहाँ पे समझ लीजिए, पटना शहर के तुलना करके बोला जाता है कि पटना शहर के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो कौन सा दिशा है? उत्तर। अच्छा, एक बात और मालूम होगा आप लोगों को कि गंगा नदी पर ही एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बना हुआ है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है, जिसका नाम आपको मालूम होगा या आप लोगों ने सुना होगा। सबसे लंबा पुल है या दीर्घतम पुल है, इसी को बोला है लंबा पुल है, जिसका नाम है, क्या नाम है बता दीजिए आप लोग? महात्मा गांधी सेतु पुल। अच्छा, ये बात मालूम होगा ना कि ये जो पुल है हमेशा टूटते उठते रहता है, बनते ही रहता है। तो ये क्या हो गया, कुछ इस पटना के बारे में हो गया कि पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। वहाँ पे क्या क्या है? चिड़ियाघर है, सचिवालय है, उच्च न्यायालय हो गया। वहाँ पे धार्मिक क्षेत्र भी है, यानी वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है। वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है, यानी वहाँ पे बहुत सारे कल कारखाने हैं। और जो पटना शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी के उत्तर दिशा में क्या है? गंगा नदी के पटना के उत्तर दिशा में क्या है? गंगा नदी बहती है। अच्छा, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? महात्मा गांधी सेतु पुल है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और आता है और बड़ा फेमस है कि जो एक सिख संप्रदाय होता है, जैसे होता है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी तरह से एक और धर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सिख धर्म। तो एक सवाल आता है कि सिख धर्म के लिए पटना का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सिख के 10वें गुरु थे, सिख के जो 10वें गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? पटना में ही है। तो इसीलिए सिख संप्रदाय के लिए पटना का स्थान क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण, क्योंकि वहाँ पे सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ये बात भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल बन जाता है कि सिख धर्म के कौन सा गुरु थे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और होता है कि जो अगर बात करें पटना के इतिहास के बारे में, तो देखिए हमने क्या किए हैं, आपको शुरू में ही बताया कि अशोक के बारे में हमने बताया, हमने चंद्रगुप्त के यानी गुप्त वंश के शासनकाल के बारे में भी बताया है। अच्छा, इसके बाद मध्यकाल में भी बहुत सारी चीज़ें हुए। अच्छा, उसके बाद मध्यकाल में ही मुगल आए, इसके बाद क्या है? अंग्रेज लोग भी आए। तो देखिए किसने क्या किया। तो अशोक के समय पटना क्या था? धनी था। चंद्रगुप्त के समय रक्षा व्यवस्था मजबूत था, रक्षा व्यवस्था
मजबूत था। मध्यकाल में बहुत हद तक क्या हुआ, पटना का मतलब पतन होने लगा। जैसे और अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ पटना का उद्धार किया, मतलब पटना को कुछ उद्धार करने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ पटना में काम किया। जैसे आपको मालूम होगा कि अंग्रेज़ों ने ही पटना में जो सबसे बड़ा गोल घर है उनको बनाया। अच्छा, ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि गोल घर भी पटना में ही है। इसके अलावा तारामंडल भी क्या है, पटना में ही है। तो गोल घर का जो निर्माण है किसने करवाया, अंग्रेजों ने। अच्छा, गोल घर को बनाने के पीछे का कारण था, अनाज का भंडारण करना, लेकिन इसका उपयोग सही से किया गया नहीं। तो एक क्या हो गया, अशोक के बारे में कुछ बात हो गया, अशोक और अंग्रेजों के बारे में, ये सब के बारे में हमने क्या कर लिया, बात कर लिया। तो यहाँ इस पार्ट में जितना भी पॉइंट था, जितना भी आपके किताब में, आपके बुक में जो भी पॉइंट लिखा गया था, हमने क्या किया है, लगभग हर एक पॉइंट को क्या किया, डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ठीक है, मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।